जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एक ऐसे युद्ध के बारे में बताएंगे जिसमें हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। पाकिस्तान कामे करता लात खाने वाला, तो उसको हमारे भारतीय सैनिक फुर्सत से लात मारे थे। और ये कब हुआ था? सन 1947 में पाकिस्तानियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। वहां पे वो हैवानियत को पार कर गया था, मतलब इतना क्रूर काम करने लगा था कि 1800 महिलाओं के साथ रेप किया था कश्मीर में। और उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी को जब यह पता चली तो इंडियन आर्मी उसको दौड़ा दौड़ा कर मारे थे। अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, और जो पाकिस्तानी है उसको यह वीडियो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अगर पाकिस्तानी इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपने आप पे थू करेंगे, शर्म करेंगे, और हिंदुस्तानी को तो भूल कर भी इस वीडियो को एक सेकेंड भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हुए हैं, जो बड़े युद्ध हुए हैं, और उन चारों में भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है। सबसे पहला युद्ध सन 1947-48 में हुई थी कश्मीर को लेकर। फिर उसके बाद 1965 में भी कश्मीर को लेकर ही दूसरा युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध सन 1971 में बांग्लादेश को बचाने के लिए हमारे भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान के आर्मी को मार भगाया था। और चौथा युद्ध सन 1999 में कारगिल युद्ध के नाम से हुआ था। आज हम जिस युद्ध की चर्चा करेंगे वह सन 1947-48 में हुई थी, जिसे फर्स्ट कश्मीर वार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, आजादी के बाद ये जो इलाका है इधर पश्चिम साइड में, ये वेस्ट पाकिस्तान बन गया, और बंगाल को जो 2 भागों में बांटा गया, ये इधर वाला जो हरा वाला इलाका है जिसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, बाद में ये बांग्लादेश बन गया, और बीच वाले जितने इलाके हैं ये है हमारा भारत। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 565 रियासतें थी, और उसके बाद सारे रियासतों को 3 जून 1947 को यह कहा गया था, 3 शर्त रखा गया था, या तो आप हिंदुस्तान में जाके मिल जाइए, या पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप स्वतंत्र रूप से जहां है वहां भी रह सकते हैं। तो इसके बाद 562 रियासतें वो या तो हिंदुस्तान में मिल गया या पाकिस्तान में मिल गया। लेकिन 3 गो जो है यहाँ का जो 3 जगह का राजा था, हैदराबाद रियासत, उसके बाद जूनागढ़ रियासत और कश्मीर रियासत, यहाँ तीनों का राजा जो है बोला हम किसी में नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको यह जानकर हैरत होगा, इस यहाँ पे 80% से ऊपर हिंदू था, और यहाँ पे भी यही स्थिति था, 80% से ऊपर हिंदू था। लेकिन इन दोनों के जो राजा थे वो मुस्लिम थे। इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान अलग होने के बाद संतुष्ट नहीं था, ऐसे भी इन लोग को संतुष्टि नहीं मिलेगा, बेहुदा है, संतुष्टि मिलेगा ही नहीं, कितना भी दे दिया जाओ। अरे भारत से तुम अलग हुआ, हम तुमको इतना पाकिस्तान दे दिए, अब तुम चाहता पूरा मुसलमान पाकिस्तान में आ जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तुम जो चाहेगा वो करेंगे, ऐसा नहीं होता है। भारत का आदमी सब सोच समझ के फैसला लेता है, तुम लोग जैसा बैल नहीं है। तो ये सोचा कि सारा मुसलमान हम में आ जाए, और हैदराबाद और जूनागढ़ के जो मुस्लिम राजा थे उससे बात किए कि तुम लोग दोनों मेरे पास चले आओ और पाकिस्तान में आके शामिल हो जाओ। ठीक है, लेकिन ये लोग बोला कि सोचेंगे, और तीसरा नियम यह स्वीकार किया और यहीं पे रह गया, जिसके वजह से यह लॉर्ड माउंटबेटन भी इसको समझाने के लिए आए थे कि देखो तुम्हारे पास सैन्य शक्ति उतना मजबूत नहीं है, अगर इन दोनों में से कोई चाह ले तो तुमको आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है, इतना सेना है इन दोनों के पास, और तुम्हारे पास आधुनिक हथियार भी नहीं है। सब चीज समझाने के बाद भी ये बोला ना, हम अकेले रहेंगे, हम देख लेंगे, सब देख लेंगे, जो भी मुसीबत आएगी। अब ये इसलिए भी नहीं अलग होना चाहता था कि इसके पास 85% मुस्लिम था। ये हिंदू राजा थे, लेकिन जनसंख्या यहाँ 85% मुस्लिम था, बाकी हिंदू और सिख थे। जिन्ना को इतना वजह काफी था इस पे हमला करने के लिए कि यहाँ 85% मुस्लिम था। जम्मू और कश्मीर देखो इतना सुंदर जगह था, जिसको पाने के लिए जिन्ना हर हद तक गुजरने के लिए तैयार था। इसको डर था कि जम्मू कश्मीर कहीं भारत में आके विलय नहीं हो जाए, क्योंकि वहां का राजा हरि सिंह है। इसीलिए 2 महीना के बाद यह वहां के कुछ आदिवासी को तैयार किए कवालियों के रूप में, ठीक है, और उसके जरिए कश्मीर पर हमला करवा दिए थे 22 अक्टूबर 1947 को। तो यहां तक आप समझे होंगे। अब हम लोग युद्ध का चर्चा करेंगे, और युद्ध किसके वजह से शुरू होने वाला था आप समझ चुके होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना, राजा हरि सिंह, और साथ ही वो अंग्रेज जो देश को बंटवारा करके चला गया था,
और उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जैसा कि हमने बोला, बंटवारे से खुश नहीं था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ और इसके 6 दिन बाद ही 20 अगस्त को सर्व प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि अब हम लोग जो है कश्मीर को कब्जा कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं करना चाहता था। ऐसे भी उन लोग का आदत है, भारत पे कभी भी हमला करता है तो डायरेक्ट नहीं करता है, आतंकवादी को भेजेगा, ठीक है। इसीलिए उस समय भी वो आतंकवादी तैयार किया था, किसके रूप में? मिलिशिया, यानी वहां के जो लोकल आदिवासी थे उसके रूप में, जिन्हें कहते थे कबायली। और उसके बाद बोला कि नहीं तो हम लोग को हथियार कौन देगा, ठीक है, और इतना सन थोड़ा सा कबायली जाएंगे तो ऐसे कुचा के चल आएंगे। तो बोला कि पाकिस्तानी आर्मी तुम्हारे साथ जाएगा। बोला साथ जाएगा, वो कैसे भाई? तो बोला तुम लोग का ड्रेस में, ठीक है, सिविल ड्रेस में जाएगा ताकि हिंदुस्तानी और कश्मीरी लोग पहचान ना पाए और विश्व का कोई देश का दबाव भी हम पे नहीं आएगा कि कव्वाली वहां हमला किया। सारा प्लानिंग हुआ, लगभग 1.5 महीने तक ऑपरेशन गुलमर्ग के नाम से इनका प्लानिंग हुआ कि कश्मीर पे हमको हमला करना है और ये लोग इसके लिए तैयार हो गया, ठीक है। और 1.5 महीने के बाद देखिए, सबसे पहले जो पाकिस्तानी थे कबायली के रूप में, जो उसके सेना थे, वो सबसे पहले ऊपरी क्षेत्र, बीच के क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र से कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे। ऊपरी क्षेत्र से गिलगिट होते हुए वो लेह पहुंचना चाहते थे, ठीक है, और बीच के क्षेत्र से इसकी राजधानी यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को कब्जाना चाहते थे और उसके बाद नीचे क्षेत्र में जम्मू को कब्जा करके भारत से इसका संपर्क तोड़ना चाहते थे, ठीक है। देखो यहां तक पाकिस्तान है तो पाकिस्तान चाहता था हम इसमें शामिल कर लेंगे और भारत का जो संपर्क है वो जम्मू से ही सटा हुआ, तो इसका संपर्क तोड़ना चाहता था। तो वो सब शुरू में क्या किया, सबसे पहले श्रीनगर पे कब्जा करना चाहा 1 नंबर पे, दूसरा सोचा कि जम्मू को दूसरा नंबर पे कब्जा कर लेंगे और तीसरा गिलगिट होते हुए अस्कार्दू, कारगिल होते हुए लेह को कब्जा कर लेंगे। अब हम समझते हैं एक एक करके कि किस दिन किस पे कब्जा किया और किसको हासिल कर पाया, किसको हासिल नहीं कर पाया। हमारे भारतीय आर्मी ने इसके लिए क्या किया, बचाव किया कि नहीं किया, कश्मीरी आर्मी ने क्या किया, जो कश्मीर के सेना थे राजा हरि सिंह के, उसने इसके लिए क्या किया, सारी बातों को समझते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। अभी तो बस यहाँ तक ट्रेलर हुआ, अब पिक्चर चलेगा, अब हिंदुस्तानी सेना का जलवा आप देखेंगे। सितंबर के शुरुआती महीने में गिलगिट पर सांप्रदायिक दंगा फैला दिया, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवा दिया और गिलगिट में क्या था, ज्यादा मुसलमान था तो जो वहां पे गैर मुसलमान थे उसको रगेदे जाने लगा, ठीक है, उसके साथ दुष्व्यवहार किया जाने लगा और उस प्रकार बिना लड़ाई के गिलगिट उसके कब्जे में हो गया। किसके कब्जे में? पाकिस्तान के कब्जे में। यहां आसानी से उसने गिलगिट को अपने कब्जे में ले लिया। अब बारी था श्रीनगर का। श्रीनगर पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी जनरल ने कबायली और पाकिस्तानी आर्मी के रूप में लगभग 10,000 सेना तैयार कर लिए थे और 10,000 सैनिकों को एक साथ आक्रमण करवाना चाहते थे। कहां पे? तो जो है श्रीनगर का कब्जा करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे श्रीनगर है। 22 अक्टूबर 1947 यह वह दिन था जब कश्मीर पर कहर बरपने वाला था। 22 अक्टूबर 1947 में सबसे पहले इन्होंने अबूटाबाद से पहुंच गया मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद पे हमला कर दिया। मुजफ्फराबाद को तबाह और बर्बाद कर दिया, भयानक दुर्गति किया था वहां पे, यानी वहां पे लोगों को जलाया गया और जो गैर मुस्लिम थे उसको वहां से रगेदा गया, भगाया गया और जो उसके मुस्लिम साथी थे उसको अपने सेना में मिला के अपना सैन्य को मजबूत किया गया। यहाँ से आए तो 10,000 और यहाँ आते के साथ 12-13 हजार का संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ भी जो मुस्लिम थे वो इसमें सम्मिलित हो गए, मरने के डर से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद से ये लोग पहुंच गए दोमल। यहाँ दोमल नाम का एक जगह है जहाँ पहुंच गए और इस पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तीसरा ये लोग रावलकोट पे कब्जा किए, ठीक है, 23 अक्टूबर को ही। उसके बाद 23 अक्टूबर को ही पूंछ, उरी, यानी सबसे पहले ये लोग 23 को दोमल पे कब्जा किए, दोमल के बाद पूंछ पे कब्जा किए, पूंछ के बाद रावलकोट और रावलकोट के बाद उरी पे कब्जा कर लिए। अब बारी था कि तेजी से श्रीनगर की ओर जाया जाए। सोच लो 2 दिन के अंदर 5 जगहों को कब्जा कर लिया था। कौन? कबायली सब, ठीक है। और उसके बाद
इन सभी जगहों पर जो स्टेट फोर्स थी यानी महाराजा हरि सिंह की जो सेना थी उसको खदेड़ते हुए पीछे भगाया जा रहा था और वो लोग अंत में आके बारामूला पे आके रुक गए। जितने भी स्टेट फोर्स के सेना थे और राजा साहब को जाके बोले, राजा साहब कश्मीर को बचा लीजिए न तो कश्मीर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद महाराजा आनंद फानन में तुरंत पहुंचे दिल्ली। दिल्ली पहुंचते के साथ उन्होंने नेहरू जी से भेंट किया, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनसे भेंट किया, ठीक है। महाराजा हरि सिंह ये हैं और ये हैं नेहरू जी। इनसे भेंट किया और बोला कि हमारे कश्मीर को बचा लीजिए। सारा स्थिति बताया कि कश्मीर में ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गया और 2-4 दिन के अंदर पूरा कश्मीर पे हमला कर देगा वो लोग। 10-20 हज़ार जो है वो लोग कबायली और पाकिस्तानी आर्मी के रूप में आए हुए हैं। तो जिसको सुनने के बाद ये बोला तो हम क्या कर सकते हैं, कश्मीर तो हमारा है नहीं, क्योंकि तुमने एक नियम होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसको साइन नहीं किया। जबकि 565 राजाओं में 562 राजाओं ने इसको साइन करके हिंदुस्तान या पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया। अब तुम तो भाई साइन किया नहीं तो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हमला किया तो तुम अपना देखो, तुम्हारे पास तो आर्मी है, फोर्स है, ठीक है। इसके बाद ये बोला ससरा आया अभी लाइन पे, ठीक है, साइड में ले चलो। और उसके बाद बोला कि तुमको नहीं सम्मिलित करेंगे, जाओ यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये नाराज होकर बैठ गया और बोला, फिर थोड़ा देर बाद ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये नेहरू जी को समझाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बनता है, तो ये जाके समझाए कि कर लो अपने कब्जे में, क्योंकि जो कश्मीर अगर हमारे अंडर आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी हम लोग कश्मीर को चाहते हैं, कश्मीर हम लोग के सर का ताज है। इनको समझाने के बाद ये फिर इसको बोला कि अरे ध्रुवा इधर आ। बोले उस समय सम्मिलित होने तो सम्मिलित नहीं हुआ, अभी जो है मुसीबत में आया तो दौड़ते हुए यहाँ पहुंचा। तब जो है ये बोले कि ठीक है सम्मिलित कर लेते हैं तुमको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, इस पे साइन करो, ठीक है। ये लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बनाया गया एक रूल था जिसको साइन करने के बाद किसी भी देश में शामिल हो सकता था, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में। तो ये बोला हम सब चीज के लिए तैयार है, कुछ भी बोलिए, हमारा कश्मीर खतरा में है, श्रीनगर खतरा में, तो हम हर चीज के लिए तैयार है, हम आपसे मिलने के लिए तैयार है किसी भी शर्त पे, ठीक है। उसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को यह भारत में विलय हो गया, यानी मिल गया। और मिलने के बाद अब जो है नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदेश किए इंडियन आर्मी को और बोले जाओ, वक्त आ गया है आज़ादी के बाद पहला युद्ध लड़ने का, दिखा दो भारतीय सेना क्या है। उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 तारीख को बारामूला पर जब हमला हुआ था तो 24 को बारामूला भी इसके कब्जे में आ गया था। 3 दिन के अंदर 22, 23, 24 3 दिन के अंदर आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद 1, दोमल 2, पूंछ 3, रावलकोट 4, उरी 5 और बारामूला 6 जगह पे कब्जा हो गया। लेकिन ये लोग बारामूला पर 3 दिन तक रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि ये शहर बहुत ज़्यादा अच्छा था, सुंदर था, चकाचौंध से भरा हुआ था, यानी इसकी जो गरिमा है शहर की, ये इस लोगों को आकर्षित किया। यहाँ की कश्मीरी महिलाओं को के साथ इन लोगों ने बलात्कार किया और इतना खराब स्थिति कर दिया था। महिलाओं के साथ तो बलात्कार करते ही थे, साथ में बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। मतलब बहुत खराब स्थिति कर दिया था। जो लोग ज़्यादा बोलते थे उसका गर्दन काट दिया जाता था और उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा दंगा करते थे तो उसको आग से जला दिया जाता था। पूरा शहर में आग लगा दिया था, हर दुकान को जलाया गया, हर घर को जलाया गया जिसने आवाज़ उठाया। यहाँ से यहाँ का दूरी मात्र 3.5 घंटा का था, 3 से 3.5 घंटा। 3 दिन समय मिला लेकिन 3 घंटा का सफर नहीं कर पाए थे। कारण ये था कि इस शहर के चकाचौंध में खो गए थे और यहाँ बहुत सारा हीरा जवाहरात, सोना चांदी, ये सब महिलाओं का रेप करके उनका सामान लूट के और जमा करके गाड़ियों से अपने देश को पहुंचाने गए, पाकिस्तान को रखने के लिए। इतना ये लोग बेहुदा था। अगर चाहता तो 3 घंटा के अंदर यहाँ इस पे कब्जा कर लेता। और जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन होता है, कश्मीर भारत में विलय हो जाता है और अब कश्मीर भारत का हो जाता है। इसलिए भारतीय सेना तैयार रहते हैं वहां जाने के लिए। और फिर दिल्ली से हवाई जहाज के जरिए श्रीनगर पहुंचते हैं भारतीय आर्मी, जो कर्नल रंजीत रॉय की अगुवाई में
वन सिख बटालियन यहाँ पहुंचते हैं, नाम रहता है वन सिख बटालियन, वन सिख बटालियन, ठीक है। यहाँ पहुंचते हैं और पहुंचते के साथ वो क्या करते हैं कि श्रीनगर पे घुसते हैं, ठीक है। इस बीच इन लोगों ने जब तक ये पहुंचते हैं उससे एक दिन पहले ये लोग इस जगह का स्थिति और जर्जर कर देते हैं। देख रहे हैं आप किस प्रकार लड़कियों को तंग किया जा रहा, चारों तरफ से घेर घेर के लड़कियों को परेशान किया जाता था। और पाकिस्तानी आर्मी ये जो कवायली के रूप में वेश बदल के आए थे ये भी कम नहीं थे, ये भी इसी तरह का शर्मनाक हरकत कर रहे थे। आप बोलेंगे कैसे, तो इसका जीता जाता नमूना है सन 1971 में जब ये लोग बांग्लादेश यानी जो पूर्वी पाकिस्तान थी वहाँ की महिलाओं बेटी को बाप से रेप करवाते थे, उसके बाद खुद भी जो है उसके साथ गलत करतूत करते थे। तो ये लोग जो है इसके आड़ में छुप के ये लोग भी दरिंदगी को अंजाम दे रहे थे, ठीक है। महिलाओं के साथ ऐसा दुष्व्यवहार कर रहे थे, ठीक है, कबायली के रूप में। और उसके बाद ये लोग का शुरू से ही आदत ऐसा रहा है, मतलब आज का नहीं है। आप जानते होंगे मोहम्मद गजनबी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने कहानी सुना होगा, रानी पद्मावत के बारे में। सोचो ये राजा रतन सेन की पत्नी थी रानी पद्मावत, और उससे शादी करना चाहता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, जिसके लिए रतन सेन को अंत में इसने मार दिया। और रानी पद्मावत सोची अब हमको अलाउद्दीन खिलजी अपने कब्जे में ले लेगा। उस दिन सैकड़ों महिलाओं ने आत्मदाह कर लिया था, यानी अपने आप को आग से जला लिया। तो ये लोग को तो जड़े खराब है। हालांकि सब राजा खराब नहीं थे, कुछ राजा अच्छे भी थे, जैसे राजा अकबर है, ये सब बहुत अच्छे राजा थे। लेकिन हो सकता है ये लोग यही सब का वंशज होगा, मोहम्मद गजनबी या अलाउद्दीन खिलजी का, जिसके वजह से ये लोग पाकिस्तानी सब जो जन्म लिया यही लोग का होगा, हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, बच्चियों को भी नहीं छोड़ा था, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये लोग अभद्र काम किया था और इन लोगों को उठा के ले भी गया था, ठीक है। और वहाँ के जो रावलपिंडी के तवायफ है वहाँ पे बेच दिया गया। सोचिए कैसा ये लोग के साथ स्थिति किया गया। आगे देखिए, अब जो है युद्ध शुरू होता है और भारतीय सेना पहुंच के कहता है कि बहुत तुम लोग दरंदी किया है, अब जो है हम लोग को संभालो, तुम्हारा बाप आ गया है। 2 महीना पहले तुम लोग को हम अलग किए हैं और 2 महीना में बेटा बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है तो बाप है, सुधारने भी जानते हैं, तुमको अलग किए हैं। तो 2 महीना में तुम जो इतना दरिंदगी किया है इसका सबक देने हम आ गए हैं, स्वागत करो अपने बाप का। देखो, वन सिख का बटालियन श्रीनगर पहुंचा और श्रीनगर में पहुंचने के बाद कुछ लोगों को गुट बना के श्रीनगर में सुरक्षा के लिए रख दिया, कुछ बटालियन को, और कुछ बटालियन लेके, वन सिख का बटालियन लेके ये लोग चल दिया हाईवे के रास्ते, ठीक है। हाईवे के रास्ते पटन पहुंचा। पटन से जब थोड़ा सा आगे गया तो यहाँ पे एक फोर्स था जो था स्टेट फोर्स, यानी महाराजा की सेना थी, ठीक है। कश्मीर महाराजा का सेना यहाँ रुका हुआ था। रुकने के बाद सारा स्थिति इससे पता किया, जब तक ये लोग डिस्कस कर रहा था कि कैसे बारामूला तक पहुंचा जाए, ये लोग पे हमला किया जाए, ठीक है। तब तक ये लोग 27 को निकलता है अब इधर से, ठीक है। 3 दिन तक खूब ये लोग कांड किया और उसके बाद यहाँ से निकला और निकलने के बाद हाईवे से सनग्रमा होते हुए पहुंच गया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पहुंचा अब जो है युद्ध शुरू हो गया। इधर से पाकिस्तानी आर्मी जैसे वहाँ पहुंचा तो हिंदुस्तानी सेना जो है देखते होंगे बोरा का बॉर्डर बना बना के ऐसे तैनात था, ठीक है। बोला आओ बेटा हम लोग यहाँ तैयार हैं तुम्हारे स्वागत के लिए, ठीक है। तुम्हारा बाप आया है, स्वागत नहीं करोगे? यहाँ पे पहले से तैयार था कि आओ तुम, हम तो चाह रहे हैं कि तुम श्रीनगर आओ, हाईवे के रास्ते पटन से पहले तुम्हारा पतन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जैसे आया तो कर्नल राय की अगुवाई में यहाँ पे बहुत लंबा युद्ध चला और उसके बाद इधर से भी फायरिंग हुआ, उधर से भी फायरिंग हुआ, भयानक हमला हुआ। हजारों जो है कबायली उधर से हमला कर रहे थे, एकदम एक साथ धाधा 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 पूरा गोली बंदूक बारूद उड़ा रहे थे। और इधर से जो इंडियन आर्मी था, वन सिख के जो रेजिमेंट थे वो भी इधर से हमला कर रहा था। और सिख तो सिख होता है, एक एक साथ 10 गो 20 गो को मार रहा, एकदम कचड़ कचड़ के मार रहा, एकदम जो है अंधाधुंध फायरिंग के जरिए ये जो है यहाँ से पीछे भाग खड़ा हुए। और आपको विश्वास नहीं होगा, मात्र 26 जवान जो है वो शहीद हुए थे उस दिन। हमारे भारतीय 26 जवान शहीद हुए थे, जिसमें कर्नल दीवान
रंजीत राय भी शहीद हो गए थे। ठीक है, महावीर चक्र से नवाजा गया था। किससे? महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये शहीद हो गए थे, 26 जवान शहीद हुए थे भारत के। ठीक है, और इसके जवाब में उन लोगों का हजारों सेना पीछे हट गए थे, भाग खड़ा हुए थे और हाईवे में इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कर्नल राय जब शहीद हुए तो उन्हें महावीर चक्र मिला और भारतीय सेना का गौरव और भी बढ़ गया, क्योंकि इस तरह जो है 26 को मिल के हजारों को पीछे किया। ठीक है, सिर्फ 26 शहीद हुआ। आप समझ सकते हैं इंडियन आर्मी ने किस प्रकार जाबाजी दिखाई थी। उसके बाद हेडक्वार्टर से सूचना मिला कि और आर्मी चाहिए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी कबायली बहुत ज्यादा संख्या में है। उसके बाद जैसे ही दिल्ली यह सूचना पहुंचा, दिल्ली से और भी सैनिक भेजा गया। ब्रिगेडियर एलपी सेन की अगुवाई में, एलपी सेन इनका नाम है, इनकी अगुवाई में जो 161st इन्फेंट्री यहाँ पे उतरती है, उसमें 1 कुमाऊं, 4 कुमाऊं और पंजाब रेजिमेंट। ठीक है, पंजाब रेजिमेंट की टीम उतरती है। ठीक है, और उसके बाद उतरने के बाद ये इसकी अगुवाई करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे श्रीनगर में डिफेंस करने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ को इधर पटन के रास्ते यहाँ पे भेज देते हैं, जहाँ पे भारतीय सेना पिछले 4-5 दिनों से हाईवे पे रोके हुए हैं। किसको? तो कबायलियों को। ठीक है, और इतना करने के बाद ये लोग जो है घबरा जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा यहाँ पे, जो हम लोग को रोक के रखा है, ये लोग आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आखिर हम लोग श्रीनगर पे कब्जा कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग क्या करता है कि यहाँ पे धोखा देके, ये लोग को धोखा देके कुछ जो है कबायली हजारों की संख्या में गुलमर्ग के रास्ते इधर बगदाम की ओर आता है और सोचता है बगदाम से इधर हम श्रीनगर पे हमला करेंगे। ठीक है, ये लोग का प्लानिंग का हिस्सा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ उलझाते रहते हैं भारतीय सेना को 3-4 दिनों तक, और धीरे धीरे इधर ये लोग जंगल के रास्ते पहुंच जाते हैं बगदाम। कबायली जब बगदाम पहुंचते हैं तो वो कहीं पे शायद छिप के रहते हैं, जिसके लिए यहाँ से एलपी सेन जो है कुछ आर्मी को इधर भेज देते हैं। कुछ आर्मी को बोलते हैं तुम चले जाओ बगदाम की ओर। ठीक है, और इसमें 1 कुमाऊं, ठीक है, 1 कुमाऊं और 4 कुमाऊं की डेल्टा टीम को भेजते हैं। ठीक है, और भेजने के बाद यहाँ पे आते हैं और आप जानते होंगे गश्ती लगाता है, पेट्रोलिंग के लिए 1 कुमाऊं का टीम आता है, 4 कुमाऊं का 2 बटालियन आता है। तीनों बटालियन आके, तो जिसमें 1 कुमाऊं को आदेश मिलता है कि इधर से चक्कर लेते हुए श्रीनगर चलाओ कि कहीं पे दुश्मन दिख तो नहीं रहा। उसके बाद 4 कुमाऊं का टीम को भी इसी तरह भेजा जाता है। तो 4 कुमाऊं की 2 बटालियन रहती है जो इधर से घूम के फिर रिटर्न चला जाता है। ठीक है, उसके बाद 4 कुमाऊं की डेल्टा बटालियन यहाँ पे अपना अड्डा जमा लेती है। ठीक है, ताकि दुश्मन अगर कहीं दिखे तो उसका जो है मुकाबला कर सके। ठीक है, डेल्टा बटालियन यहाँ पे बगदाम पे रुक जाते हैं, बाकी सब पेट्रोलिंग करके श्रीनगर रिटर्न चले आते हैं। 2 नवंबर को आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा यहाँ सूचना मिलता है कि इधर से बहुत सारे कबायली जो है वो गुलमर्ग के रास्ते बगदाम आ रहे हैं 2 नवंबर को। और 2 से 3 नवंबर तक ये लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, और 3 नवंबर को लगभग दोपहर का समय रहता है। वहाँ बगदाम गांव यहाँ रहता है, यहाँ से जो है इस डेल्टा कंपनी पे हमला शुरू हो जाता है मोटार से। मोटार क्या होता है? मोटार एक तोप होता है। ठीक है, जो आप देखे होंगे इस तरह से तोप रहता है, जो क्या करता है कि यहाँ पे गाड़ी रहेगा और तोप से हमला किया जाएगा। ठीक है, तोप से हमला होता है, तोप आप देखे होंगे, उसी से 2 मोटार से यहाँ पे हमला हुआ डेल्टा कंपनी पे। डेल्टा कंपनी अचानक बेचैन हो उठा कि आखिर हमला कहाँ से हो रहा, और इधर बदगांव गांव था। ठीक है, और इस गांव में ही घुस के ये लोग रात में रह रहे थे, लोगों को बंदी बना के, ताकि गांव, इसी कारण गांव शांत था। तो ये लोग सोचे कोई है नहीं यहाँ, लेकिन जो है डेल्टा कंपनी जो कबायली था यहाँ पे जबरदस्ती घुस के थे। उसके बाद कबायलियों ने यहाँ पे हमला शुरू किया और यह युद्ध लगभग 2-3 घंटा तक चला, और भारतीय सेना ने अपने पराक्रम का जवाब दिया। मात्र 50 सैनिक था यहाँ, जो डेल्टा कंपनी के बाद मात्र 50 सैनिक था, और 50 सैनिक मिलके हजारों कबायलियों का मुकाबला करते रहे, जिसको लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा, तो मेजर शर्मा इसको लीड कर रहे थे। और उसके बाद हेडक्वार्टर सूचना भेजे, जब यहाँ पे लड़ाई चला तो बोला
तुम लोग 50 की संख्या में हैं, वो लोग हजारों हैं। तो मेजर सोमनाथ को बोला तुम रिटर्न जो है वो चले आओ बगदाम से श्रीनगर। तो उसमें मेजर सोमनाथ ने बोला हम रिटर्न नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे यहाँ पे और इसका मुकाबला करेंगे। और उसके बाद लड़ाई चालू हुआ, लड़ाई लड़ते रहे, लगभग 2-3 घंटे तक लड़ाई हुआ, जिसमें इसके जो आगे के 2 टीम लड़ रही थी, दोनों टीम बुरी तरीके से शहीद हो गई। और उसके बाद पीछे के टीम से ये लड़ रहे थे। जब दुश्मन 50 गज की दूरी पे था, मात्र 50 गज की दूरी पे, उसी समय यह सूचना भेजे थे हेडक्वार्टर में कि हम लोग कुछ ही सेना बचे हैं और हम लोग के पास सारा गोला बारूद भी खत्म हो चुका है, लेकिन हम लोग अंतिम गोली और अंतिम सेना तक लड़ेंगे। किसने कहा था? मेजर सोमनाथ शर्मा। मतलब देखो दिलेरी, देखो हजारों सैनिक है उस साइड, कवाली, हजारों कवाली जो है उधर से बंदूक चला रहे हैं, मोटार से हमला कर रहे हैं, और ये लोग मात्र 5-10 सेना बचे थे और उसमें भी बहुत सारा घायल थे। और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम लोग अंतिम आदमी, अंतिम गोली तक लड़ेंगे। ये है भारतीय सेना का जाबाजी। ऐसा शक्तिशाली, हम इसीलिए बोले कि भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है, क्योंकि इस तरह का हिम्मत यही लोग कर सकता है। यानी इधर सिर्फ 50 है, उधर हजारों की संख्या में कवाली है, और उससे लड़ा, और उसके बाद सूचना आ रहा कि तुम वापस आ जाओ। तो बोल रहे हैं कि हम लोग वापस नहीं आएंगे, हम लोग इतना ही काफी हैं, हम लोग एयरफील्ड को छोड़ेंगे तो ये लोग एयरफील्ड पे हमला कर देगा, और अगर एयरफील्ड पे हमला कर दिया तो फौजी होना पे हम लोग का बेकार है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये लोग का मात्र जो डेल्टा बटालियन है, जो मात्र 22 सैनिक मरे थे, मात्र 22 सैनिक शहीद हुए थे, मरे थे गलत बोल दिए हम, भारतीय सैनिक मरता नहीं, शहीद होता है। मात्र 22 सैनिक शहीद हुए थे और उसके 200 सैनिक मारे गए थे। ठीक है, किसका? कबायली का 200 सेना को मारा, ये लोग मात्र 22 शहीद हुआ, और घायल जो है वो लोग का 100 सैनिक घायल हुआ, और ये लोग का 28 सेना घायल हुए। तो 28 और 22 50 सैनिक थे ये लोग के पास। ठीक है, जिसमें 300 को वो लोग बर्बाद किए थे, बाकी पोस्ट छोड़ के भाग रहा था। इतना खतरनाक 50 आदमी मिलके हजारों कबाली को रगेद रहा, समझ सकते हैं भारतीय फौजी का दिलेरी तो देखिए आप। ठीक है, उसके बाद एक मोटार आके मेजर सोमनाथ शर्मा के बगल में गिरता है और मेजर सोमनाथ शर्मा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला देश का परमवीर चक्र मिलता है, यानी आजादी के बाद पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। ठीक है, इस दिलेरी के लिए कि 50 मिलके हजारों कबायली से लड़े थे। मेजर शर्मा की इस दिलेरी के कारण पोस्ट छोड़ के बहुत सारे दुश्मन पीछे हट गए थे, बहुत सारे मारे गए थे, बहुत से घायल हो गए थे। और उसके बाद अगला दिन पंजाब सिख रेजिमेंट यहाँ पे पहुंची बगदाम में, और जो बचे हुए यहाँ पे कबायली थे उसको रगेद के फिर इधर से रिटर्न भगाया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे सपना चूर हो गया कश्मीर को कब्जा करने का। ठीक है, अब बारी था एलपी सेन का। कबायली दुश्मन पटन पे छिप छिप के हमला कर रहे थे, इधर जंगल में घुस गए थे, इधर भी जंगल में घुस गए थे और जंगल से मार कर रहे थे। देखो ये जो पहले युद्ध हुआ था, इससे पहले यहाँ पे गोरिल्ला युद्ध में बड़ा माहिर थे कबायली, क्योंकि वो लोग इसी इलाका था। गोरिल्ला युद्ध किसको कहता है? जो किसी को बंदूक मार के फिर छिप जाता, पेड़ के पीछे, दीवार के पीछे बंदूक मारा छिप गया, इसमें माहिर होते हैं, मार के छिपने में। ठीक है, और छिप छिप के लड़ाई करने में, तो इसमें माहिर थे कबायली। इसी कारण यहाँ पे बगदाम में थोड़ा सा ये लोग का सैनिक भी 22 को मारा गया था, ना तो 5 को मारना मुश्किल था अगर गोरिल्ला युद्ध में ये लोग माहिर नहीं रहता। तो गोरिल्ला युद्ध की तरह ये लोग भी जंगल में छिप गए और जंगल से छिप छिप के पटन में जो जितने भारतीय सेना थे उस पर हमला कर रहा था, जिसमें ये भी थे एलपी सेन। ठीक है, तो एलपी सेन ये सब देखते हुए परेशान हो गए थे कि इधर से हमला हो रहा, इधर से हमला हो रहा, मतलब कबायली कहाँ कहाँ से मार रहे, जंगल से छिप छिप के मार रहे हैं। बेचारा परेशान हो गया, और उसके बाद अंततः ये पीछे हटके जो श्रीनगर से बगल में साला टैंक में आके हाईवे से पीछे आ गया। जैसे ही ये पीछे हटा, इसका बहुत बदनामी हुआ, और कश्मीर में जो वहाँ के राजनीतिक दल के नेता थे, ठीक है, उन्होंने सूचना भेजा नेहरू जी को कि एलपी सेन को अभी सेना से हटाया जाए और इनके जगह पे दूसरे को बुलाया जाए, क्योंकि ये पोस्ट छोड़ के पीछे हट गए। ठीक है, और इसके वजह से बेचारा एलपी सेन को बहुत जो है बदनामी झेलना पड़ा। ये रात रात तक सोए नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने, इसके मन में बदला का भाव आया कि हमने पोस्ट छोड़ा
तो हम बदला जरूर इसका लेंगे। और किस लिए पोस्ट छोड़े थे आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तानी कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। 4 नवंबर को ये पीछे हटे थे, ठीक है, पटन से 4 नवंबर को ये साला टैंक की ओर आ गए थे। उसके बाद 6 नवंबर को 2 बख्तरबंद गाड़ियां राइफल इन्फेंट्री सहित जमीनी रास्ता से, यानी अभी तक तो हवाई जहाज से सेना आ रहे थे, अब जो है जमीनी रास्ता से पे पहुंचता, ये देखिए यही पहुंची थी, ये टीम पहुंची। और ये बहुत खतरनाक टीम होती है जो जमीनी रास्ते से जम्मू के रास्ते, ठीक है, कहां पहुंची, श्रीनगर पहुंची। जम्मू इधर नीचे क्षेत्र में है जहां से श्रीनगर पहुंची थी, ठीक है। और ये 6 नवंबर को पहुंचा था। कब पहुंचा था, 6 नवंबर को। और जैसे ही ये टीम एलपी सेन के पास पहुंचा, ठीक है, श्रीनगर से साला टैंक, एलपी सेन बहुत खुश हो गए और अब बोले अब बदला लेने का समय आ गया। उसके बाद भयानक युद्ध हुआ। कैसे युद्ध हुआ हम आपको बताते हैं। साला टैंक में इन्होंने प्लानिंग किया, यहाँ पे हाईवे पे 1 सिख के जवान थे, इधर 1 कुमाऊं को तैयार कर दिए थे लेफ्ट साइड, ठीक है, हमला के लिए। और इसकी रक्षा में यहाँ 4 कुमाऊं को रखे थे। और जो ये 7th कैवलरी की टीम थी उन्हें बोले थे कि आप जो है वो अलग रास्ते से, यानी संभल होते हुए, ये जो रोड का रास्ता था, इस रोड के रास्ते से पीछे से इसको बुला लिया था और चारों तरफ से अब दुश्मन को घेरना था। जैसे ही ये साला टैंक पीछे आए थे तो दुश्मन जो है चारों तरफ से पटन में आके शामिल हो गए थे, यानी हजारों हजार की संख्या में 10,000 कवायली पटन पहुंच गए थे चारों तरफ से। और ये कहीं ना कहीं इनका प्लानिंग था, ठीक है, कि हम लोग पीछे हटेंगे तो जितने जगह जंगल के अंदर दुश्मन छिपे होंगे सब एक जगह चले आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ से श्रीनगर बहुत नजदीक था और सब मिलकर श्रीनगर को तुरंत कब्जा कर लेंगे। ये सारा प्लानिंग था इनका। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है, वो बहुत जोरदार हमला करेगा। यही किए थे एलपी सेन। एलपी सेन पीछे हटे थे और 1 कुमाऊं और 4 कुमाऊं को लेफ्ट से, खुद जो है 1 सिख के साथ हाईवे से थे और इधर से पीछे से अलग रोड से पीछे से घेरा इसको। बोला अब तोरा सर्वा बताते हैं कि क्या होता है इंडियन आर्मी, तू हमको पीछे ढकेला था, अब तुमको बताते हैं। और ये देखो गाड़ियां सब जा रही है, ठीक है, इस रास्ते से और पीछे से घेरती है। और पीछे से घेरने के बाद सारे कवायली पटन में रहते हैं। और जैसे ही 7 कैवलरी की टीम यहाँ पहुंचती है, इधर से 4 कुमाऊं और 1 कुमाऊं भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और उसके बाद इधर से 1 कुमाऊं पहले हमला करती है। फिर जब तक ये संभल पाए, कवाली सब 10,000 की संख्या में कवाली थे, ठीक है, लेकिन जब तक ये संभल पाए, ठीक, तब तक इधर से हमला मारता है 7 कैवलरी की टीम। वो भी एकदम जो है खतरनाक बारूद के जरिए, हाईवे से आ रहे थे 1 सिख और आते आते यहाँ पहुंच जाते हैं और आगे से हमला कर रहे हैं। और इस तरह हमला करते करते अब इसको यहाँ से खदेड़ना चालू करते हैं। और इसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और कवायली अब पीछे हटने लगे डर से, क्योंकि चारों तरफ से भयानक मार मारा जा रहा था। इधर से बम, इधर से पिस्तौल, इधर से गोली, इधर से जो है 7 कैवलरी की टीम जो है बारूद बरसा रही है। और ये लोग एकदम तबाह और बर्बाद हो गए थे। इतना भयानक मंजर हो गया था, दुश्मन सोचे कि किससे पाला पड़ा था, सही में ही हमारा बाप है। एकदम दुश्मन जो है वो भागने लगे थे। ये देख लो कि कोई जंगल से भाग रहा, तो कोई रोड से भाग रहा, तो कोई किधर से भाग रहा। पूरा कश्मीर में ये लोग जहां मौका मिला भाग रहा था, क्योंकि चारों तरफ से बरसा रहा था। और जब भाग रहा था तो दौड़ा दौड़ा के मार रहा था जो है ये लोग। पटन से आगे जब निकल रहे थे तो ये देखिए दौड़ा दौड़ा के जो है मार रहा सबको। भारतीय सैनिक ने इतना भयानक हमला किया, इतना भयानक हमला किया, चारों तरफ से, इधर से लेफ्ट से मार रहा, राइट से मार रहा, आगे हाईवे से मार रहा। इतना खतरनाक हमला हुआ पाकिस्तानी कबालियों पर कि वो लोग जो है भागने लगे। जब पटन से भागने लगे तो 800 सेना छोड़ के भागे थे, जो जबकि इंडियन आर्मी बोल रहा था कि जा रहा तुम लोग तो 10,000 की संख्या में, अपना लाश वाश को ले जाओ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो यो डर से नहीं आ रहा था, एकदम भाग रहा तो भागिए रहा एकदम, ठीक है। उसके बाद रास्ता में भी 146 सैनिक मिला, यानी 800 तो यहीं पे मरा हुआ था पटन से थोड़ा सा आगे, और रास्ता में 146 मिला। कहाँ तक? बारामूला तक। और सब जो लगभग हजारों आदमी इसके मर गए थे, ठीक है, 800 और 146, और बाकी लापता भी होगा। और जो बचा था उसको इंडियन आर्मी का, देख रहा, हवाई बोला। अब जैसे देखो जितना था जमीन वाला आर्मी तो मारबे किया,
ठीक है। उसके बाद हवाई वाला बोला कि इतना मार रहा है तो हमको भी फोन करो, हमको भी तो हाथ साफ करने का मौका दो, हम आके मारेंगे, ठीक है। तो बोला कि ठीक है आ जाओ। और उसके बाद जब ये पहुंचा तो पहुंचने के बाद जो पूछा था जंगल में जितना छिपा हुआ था इधर उधर, ठीक है, जंगल से घुस घुस के ये लोग फायरिंग कर रहा था ना। अब जंगलवा में दौड़ा दौड़ा के मारा था ये सबको, जो है हमारे जो वायुसेना के आर्मी थे वो जंगल में बम गिरा रहा, गोला गिरा रहा और उसके बाद धाए धाए मर रहा, मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे पहले पटन पे कब्जा किया, रिकैप्चर किया। कब्जा क्या करना, ये लोग कैप्चर किया था, हम लोग रिकैप्चर कर रहे थे। उसके बाद बारामूला पे किया और बारामूला के बाद जो है हम लोग उरी पर भी कब्जा कर लिए थे। देखो यहाँ पे हम लोग के कब्जे में क्या क्या आ गया था। सबसे पहले पटन पे वो लोग हमला किए हुए थे तो पटन हम लोग ले लिए, ठीक है, हम लोग रिकैप्चर कर लिए। उसके बाद वो लोग बारामूला पे था तो बारामूला भी हम लोग कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो था उरी पे भी ये लोग चढ़ाई किया था तो उरी भी हम लोग कैप्चर कर लिए थे। अब जो है ये लोग का कमर टूट गया और पाकिस्तानी अवाम जो जनरल था वो हैरान परेशान हो गया कि इंडियन आर्मी तो बड़ी खतरनाक है और खासकर ELP सेन, ये पता नहीं कितना दिमाग है इसके पास, ये पीछे हटा था कि प्लान बनाया था पते नहीं चला। इसलिए बोले इंडियन आर्मी कुछ भी काम करती है सोच समझ के, वो लोग जैसा बैल नहीं है। कवालियों और पाकिस्तानियों का जो सपना था श्रीनगर पे कब्जा करने का, वो सपना उसका सपना ही रह गया और वो श्रीनगर से हाथ धो बैठा। अब हम आपको एक ऐसे घटना के बारे में बताएंगे जिसमें मानवता शर्मसार हो जाएगा। मतलब इस प्रकार की घटना भारत और पाकिस्तान के इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा। इतना खराब घटना हुआ था जिसको आप सुनेंगे तो शर्म से अपने नज़र को नीचे कर लेंगे। और पाकिस्तानी से आप तो नफरत करते ही हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उससे घिर्रा करने लगेंगे। वो अगर वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए तो आप उस पर थू थू करने लगेंगे। देखो आज़ादी के बाद सभी लोग क्या किए थे कि पाकिस्तान से इधर आने लगे थे शरणार्थी। हिंदू जितने भी इधर थे कश्मीर के बगल में, वो यहाँ मीरपुर, कोटली, पूंछ और राजौरी, ये 4 जगह में आके ये लोग शरणार्थी बसने लगे थे, जिसमें सबसे नजदीक था पाकिस्तान बॉर्डर के बगल में मीरपुर। तो मीरपुर में हजारों की संख्या में जो है शरणार्थी आके बस गए थे। उसके बाद क्या हुआ इसको जरा ध्यान से सुनिए। मीरपुर में जब ये लोग श्रीनगर को कब्जा नहीं कर पाए थे तो ये लोग नवंबर की महीना के लास्ट में मीरपुर पर जो है वो कब्जा करने लगे थे, ठीक है। और मीरपुर में बम विस्फोट करने लगे थे और मीरपुर से भीमबर भी ये लोग कब्जा कर चुके थे। मीरपुर को कब्जा किए हुए थे, ठीक है, जिसमें मीरपुर, कोटली, पूंछ ये सब अभी पाकिस्तान के अंदर था, ये लोग कब्जा किए हुए थे। तो मीरपुर से भीमबर के बीच में कुछ रास्ता था, ठीक है, पुल जिसको तोड़ दिया था, जिसको तोड़ दिए थे। और तोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक आवागमन बंद हो गया था, तो भारतीय फौजी भी यहाँ नहीं जा सकते थे, जिसके वजह से मीरपुर इन लोग को खुला मिल गया। और वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी पंडित थे, हिंदू थे, ठीक है, जिनके साथ इन लोगों ने क्या शर्मनाक घटना किया ये अब हम आगे जानते हैं, ठीक है। अब जब रास्ता बंद हो गया तो पाकिस्तानी मीरपुर पे हमला करने लगे और रातों रात हजारों की संख्या में यहाँ पे कबायली और पाकिस्तानी आर्मी पहुंच गए। और पहुंचने के बाद मीरपुर में जो है ये देख सकते हैं आप, ये जो दृश्य दिख रहा है, मतलब महिलाओं के साथ बहुत घिनौना काम किया जाने लगा। महिलाओं को रेप करते थे, उस माँ के सामने उसकी बेटी का रेप करते थे, छोटी छोटी बच्ची 10 साल 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम करते थे। और बलात्कार करने के बाद उनमें से जो सुंदर लड़की, सुंदर महिला रहती थी उसको वहाँ से पाकिस्तान भेज देते थे, ठीक है। अली साहब दरबार था एक, वहीं पे 5000 महिलाओं को ले जाके जमा कर दिया था, ठीक है। और वहाँ से वो लोग रावलपिंडी में बेच देते थे लड़की और महिलाओं को, ठीक है। और वो तो बात छोड़ो, यहाँ पे क्या हुआ इसको सुनो। और लगभग जो है 18 से 20 हजार आदमी का मर्डर कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है, मतलब मार गिराए थे। यहाँ पे देख रहे हैं कैसे, कौन, तो कबायली और पाकिस्तानी आर्मी गुस्सा से, ठीक है, वो लोग जो हार हुआ था उसके गुस्सा से यहाँ पे इस तरह का कांड किए थे। और जितने भी गैर मुस्लिम थे उसके साथ तो पूछो मत, इतना ज़्यादा बदतर स्थिति हुआ कि आज भी इनकी महिलाएं, इनकी बूढ़ी
बूढ़ी पुरान जो महिला है वो कहानी बताती है, बड़ा भयानक मंजर बताती है। मतलब समझ रहे हैं ना कि एक माँ के सामने एक बेटी के साथ गलत काम करना, बलात्कार करना, और उसके बाद मतलब महिलाएं सब इतना तंग हो गई थी कि मतलब सोच रहे 18 से 20 हजार आदमी को जला दिया था जो ज्यादा बोलता था। 5,000 महिला को उठा के जो है पाकिस्तान ले गया था। मतलब कितना घिनौना काम कर रहा था। ये सबको आर्मी कहेगा? ऐसा कोई आर्मी होता? विश्व में कोई ऐसा आर्मी होगा जो इतना घिनौना काम करता होगा? इसीलिए हम पाकिस्तानी से नफरत करते हैं बहुत ज्यादा। और जो पुरुष ज्यादा बोलता था ना, उसका गर्दन काट देता था, जिंदा जला देता था, जिसके डर से बहुत सारे पुरुष जंगल में जाके छिप गए थे। ठीक है, और जंगल में छिपे थे तो वहां से महिलाओं को चोरी छिपे जहर भेज रहे थे। महिला सब जहर पी पी के मर रही थी। उसके बाद जो महिलाएं को जहर नहीं मिल पा रहा था, वो शहर में एक कुआं था, आप देख रहे हैं ये सीन कुआं का है, उस कुआं में कूद रही थी अपने छोटी सी बच्ची को लेकर। जिस बच्ची के साथ रेप किया जा रहा था उस बच्ची को लेकर कुआं में कूद रही थी। और कुछ घंटों बाद ये पूरा कुआं लाशों से भर गया था। समझ रहे हैं? मतलब महिला सब डर से कि उसके साथ रेप ना हो जाए, उसकी बच्ची के साथ रेप नहीं हो जाए, तो बच्ची को लेके कुआं में कूद जा रही थी। ठीक है, रेप से बचने के लिए। भारतीय महिला में ये गुण होता है। ठीक है, अपनी इज्जत आबरू को नहीं देना चाहती, लेकिन उन कमीनों ने कोई हद नहीं छोड़ा। और उसके बाद जो है ये देखिए, पूरा बस्ती को जलाया गया, सारे घर को जलाया गया। और वहां से लगभग 2000 शरणार्थी, यहाँ से 2000 शरणार्थी जो भाग निकले थे। और इधर के इलाके में मीरपुर से जंगल के रास्ते इधर होते हुए ये लोग किधर जा रहे थे? तो उरी की तरफ भाग रहे थे। और जो 2000 लोग उरी पहुंच चुके थे। और इस घटना के बाद वहां जो है लगभग 1 महीना तक, नवंबर से लेके दिसंबर तक ऐसा होता रहा, उत्पीड़ना होता रहा। कई महिलाएं, कई पुरुष का मौत हुआ। कई महिलाओं को, लड़कियों को पाकिस्तान ले जाया गया और स्थिति बद से बदतर थी। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे कि इसका बदला हमारे भारतीय सैनिक किस प्रकार लेते हैं।